हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन बायोलॉजी में आपका वेलकम है। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट वन में भी स्पेशली हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में इसमें इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि बायोलॉजी क्या है। लाइफ फॉर्म और लिविंग प्रोसेसेस की साइंस है। यानी कि एक्चुअली में बायो मीन्स क्या होता है? बायो मीन्स होता है लाइफ, और लॉजी मतलब क्या होता है? लॉजी मतलब होता है स्टडी। यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी इज बेसिकली इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ लाइफ। और इस पूरे पैराग्राफ में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया है। जो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं उसी से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पर एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, और ये साइंटिस्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट, अर्नेस्ट मेयर। इनका लाइफ टाइम रहा है 904 से लेकर के 2004 तक। ये 5 जुलाई 1904 में कैम्पटन में जर्मनी में पैदा हुए थे। और इन्हें किस लिए याद रखा जाता है? इन्हें डार्विन बोला जाता है 20th सेंचुरी का। ठीक है। और जो स्पीसीज की डेफिनेशंस थी वो इन्होंने दी थी, अर्नेस्ट मेयर ने दी थी, इसलिए इन्हें याद किया जाता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो याद रखनी बहुत ज़रूरी है। इन्होंने अपने 80 ईयर्स के करियर पे ये मेन जो स्पीसीज़ के बारे में जो है इन्होंने डिस्कवरी की थी। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें की थी, पर ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, और इन्हें 20th सेंचुरी का डार्विन बोला जाता था। तो दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द अर्नेस्ट मेयर। नेक्स्ट है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, हम शुरू करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एक्चुअली हम पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग की। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। देखो सारी चीज़ें सिमिलर तो नहीं होती, उनके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड में किस तरह से डाइवर्सिटी है, दैट वी स्टडी इन दिस चैप्टर। एंड देन नेक्स्ट इज द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज लाइक डिफरेंट डिफरेंट टैक्सॉन, जैसे कि स्पीसीज हो गई, जीनस हो गई, क्लास हो गई, ऑर्डर, फाइलम, लाइक दैट। तो ये हम टैक्सोनोमिक कैटेगरीज पढ़ेंगे। एंड देन हम पढ़ेंगे टैक्सोनोमिकल एड्स। टैक्सोनोमिकल एड्स होती हैं जिसकी थ्रू हम टैक्सोनोमिकल कैटेगरीज में किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को रखते हैं कि हम उसके कैरेक्टर्स को देखकर तो कैसे, मतलब किसकी हेल्प से हम ये सब करेंगे। तो जो कैरेक्टर्स हम आइडेंटिफाई करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? टैक्सोनोमिकल एड्स की हेल्प से करते हैं। तो ये चार चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट इज लिविंग। लिविंग, आप किसको लिविंग बोलोगे, किसको कहोगे कि लिविंग है ये? ठीक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई लिविंग जो थिंग्स होती हैं वो ग्रो करती हैं, यानी कि जो ग्रोथ है वो पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई लिविंग की, कि लिविंग जो है वो ग्रो करते हैं। तो ग्रोथ होगी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या लिविंग ही ग्रोथ करते हैं? ऐसा तो नहीं है। देखो ग्रोथ टू टाइप की होती है। एक तो होती है इंट्रेंसिक, जो अंदर ग्रोथ होती है ना उसे इंट्रेंसिक ग्रोथ बोलते हैं, और एक होती है एक्सट्रेंसिक। तो इनकी जगह एक्स लगा देंगे, एक्सट्रेंसिक। ठीक है। इंट्रेंसिक ग्रोथ जो होती है वो अंदर की तरफ होती है, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ जो होती है वो बाहर की तरफ होती है। तो जो बाहर की तरफ ग्रोथ होती है देखो वो तो नॉन लिविंग में भी हो सकती है, जैसे कि जो पहाड़ है या कोई भी आप सोइल का आप ढेर ले लो, हीप ले लो, तो वो बढ़ता चला जाएगा बाहर से। तो एक्सट्रेंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग में होती है, लेकिन इंट्रेंसिक ग्रोथ जो होती है वो लिविंग में होती है। फिर इंट्रेंसिक ग्रोथ भी फर्दर डिवाइड हो जाती है इनडेटरमिनेट या अनलिमिटेड में। इनडेटरमिनेट या अनलिमिटेड में। तो इनडेटरमिनेट ग्रोथ होती है या अनलिमिटेड ग्रोथ, या डेटरमिनेट ग्रोथ। डेटरमिनेट ग्रोथ होती है लिमिटेड ग्रोथ। तो लिमिटेड ग्रोथ होती है एनिमल्स के अंदर, इनडेटरमिनेट और अनलिमिटेड ग्रोथ होती है प्लांट्स के अंदर। तो ये याद रखना है। और ये इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है एनिमल्स के अंदर होती है। तो ये एक चीज़ एनसीईआरटी में दी गई है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ की होती है कि जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो। तो जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी, और जिसका कोई एक्सेप्शन है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ग्रोथ तो क्योंकि नॉन लिविंग में भी होती है तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ये टिक कर लेना आप लोग कि ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोडक्शन। ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड करके अपने जैसी प्रोजेनी बनाएगा, अपने जैसी यंग वंस बनाएगा। ठीक है। उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। ठीक है, फ्रॉम द पेरेंट्स। अब ये जो है सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स के, यदि एक ही ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हैं। यदि दो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हुए इनके गैमेट फॉर्मेशन से ये डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होती है रिप्रोडक्शन। जैसे कि सेक्सुअल मीन्स होता है, दो टाइप की होती है रिप्रोडक्शन बेसिकली। एक होती है ए सेक्शुअल
और एक होती है सेक्सुअल, ठीक है। ए सेक्सुअल जो होती है उसमें सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो ये कैसे होती है, फ्रेगमेंटेशन से होती है। फ्रेगमेंटेशन जैसे कि हम देखते हैं एल्गे वगैरह में फ्रेगमेंट हो जाता है, स्पायरोगाइरा वगैरह में, ठीक है। और एक जैसे रीजनरेशन के थ्रू होती है, इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है प्लेनेरिया लार्वा का। तो उसका क्या होता है, एक पार्ट टूट जाता है और उससे वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो रीजनरेशन से भी हो सकती है। बडिंग, जैसे बडिंग जो है, बडिंग हाइड्रा में देखने मिलती है, ठीक है, हाइड्रा में देखने मिलती है बडिंग। इसके अलावा यीस्ट में भी देखने की मिलती है बडिंग। तो डिफरेंट टाइप से रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर होती है। अगर वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करने के बाद टू में डिवाइड हो जाएगा। बाइनरी फिजन से देखते भी हम अभी हमें, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रोथ करके टू में डिवाइड हो गया, सॉरी रिप्रोडक्शन करके ये टू में डिवाइड हो गया। लेकिन हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं एक बड़ा पत्थर है और ये ब्रेक हो गया किसी भी वजह से, एयर करंट या वाटर करंट की वजह से, और टू में डिवाइड हो गया। तो क्या ये रिप्रोडक्शन है? तो क्या ये भी लिविंग हो गया? नहीं ना। तो मतलब जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो कहीं कहीं से सिमिलर मिलती है थोड़ा थोड़ा। और ना ये रिप्रोडक्शन टाइप की, रिप्रोडक्शन तो नहीं कहेंगे हम उसे, एक्चुअली में जो ग्रोथ बोलेंगे हम, ये जो है एक से दो हो जाना, ये नॉन लिविंग में भी कहीं ना कहीं मिलता है। तो इसलिए क्या ये डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? तो ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, इसके भी एक्सेप्शन हैं। तो रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग, ग्रोथ जो है वो भी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई, और रिप्रोडक्शन है वो भी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी मेटाबॉलिज्म। पहली प्रोडक्शन प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ग्रोथ, ठीक है, और वो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी रिप्रोडक्शन, और ये लिविंग बींग्स की प्रॉपर्टी है। ये लिविंग जो होते हैं उनमें ये क्वालिटी जो है मिलती हैं, कैरेक्टरिस्टिक मिलती हैं। और जो तीसरी जो है वो है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो है वो सिर्फ लिविंग के अंदर ही होती हैं। आप कहोगे आप, हम तो भाई लैब में भी कर सकते हैं, इन विट्रो भी कर सकते हैं, तो क्या वो लिविंग थिंग होगी? तो इन विट्रो जो हम रिएक्शन करेंगे वो लिविंग थिंग नहीं होंगी, लिविंग थिंग नहीं होंगी, ना ही वो लिविंग थिंग होंगी, ना ही वो नॉन लिविंग थिंग होगी, लेकिन वो लिविंग रिएक्शन होंगी, ठीक है। सॉरी। तो वो लिविंग रिएक्शन होंगी, लिविंग थिंग नहीं होंगी लेकिन लिविंग रिएक्शन होगी। तो क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है मेटाबॉलिज्म? यस, क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स, ठीक है। पहली जो दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और इस पैराग्राफ में भी यही लिखा हुआ है। जब आप लाइन टू लाइन रीड करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से है। दूसरा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमने पढ़ा पहला ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, अभी हमने पढ़ा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी। फिर हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखो, एक सेल से टिश्यू बनते हैं, ठीक है, सेल से टुगेदर कंबाइंड होकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सेल से जो है वो ऑर्गन, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है क्या वो नॉन लिविंग में मिल सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? वाटर, टेम्परेचर, इन सब में क्या इस तरह से सेल हो सकते हैं, टिश्यू हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो अब तक हमने पढ़ा ग्रोथ, नॉन डिफाइनिंग, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा फिर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा, हमने रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। फिर हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। फिर हमने पढ़ा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नाउ इज द कॉन्शियसनेस, कि क्या कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? तो देखो एनसीईआरटी में बिल्कुल बोल्ड करके लिखा हुआ है कि यस, कि लिखा हुआ है कि ये तो है भाई, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अब हम पूछेंगे कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कैसे भाई? जो कोमा में पेशेंट्स चले जाते हैं क्या वो कॉन्शियस रहते हैं? तो वो कॉन्शियस तो रहते हैं लेकिन उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती। अब कैसे नहीं होती? देखो, जैसे जो कुछ प्लांट्स होते हैं,
ठीक है। फोटो पीरियडिज्म करते हैं, लाइट की तरफ को अट्रैक्ट हो जाते हैं। भाई वो लाइट की तरफ को अट्रैक्ट हो जाते हैं तो दे आर कॉन्शियस अबाउट द लाइट, ठीक है। कुछ केमिकल की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, दे आर कॉन्शियस अबाउट द केमिकल, लेकिन उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। ह्यूमन बीइंग एक ऐसा लिविंग थिंग्स है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस भी होती है, ठीक है। इसके अलावा भी लिविंग थिंग्स हैं, मैमल्स हैं या फिर एनिमल्स हैं जिनमें एक सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। तो जो पेशेंट कोमा में होता है उसका हार्ट तो काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर उसका हार्ट काम कर रहा है, उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, यानी कि उसके अंदर कॉन्शियसनेस तो है, लेकिन क्या है वो कॉन्शियसनेस जो है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। तो एक्चुअली में कॉन्शियसनेस तो है लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, तो इसलिए कॉन्शियसनेस क्या हो गया, डिफाइनिंग फीचर्स हो गया। तो अब तक हमने पढ़ा था कि लिविंग बींग्स की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसमें हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन जो कि नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी, और फिर उसके बाद हमने पढ़ी मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ये जो थी ये हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी। तो ये लिविंग बींग्स की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डायवर्सिटी। तो देखो जो टोटल स्पीसीज नोन है वो अबाउट 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है नोन है। तो ये जो है इतनी स्पीसीज नोन है, यानी कि इनके कैरेक्टर्स जो इनके कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट होंगे। तो इसका मतलब क्या, देयर इज अ डाइवर्सिटी, और क्योंकि वो लिविंग थिंग्स में डाइवर्सिटी है तो इसे क्या बोलते हैं हम, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत सारी देखने को मिलती है अर्थ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है तो हम कैसे जान पाएंगे ऑर्गेनिज्म के बारे में, कैसे स्टडी कर पाएंगे ऑर्गेनिज्म की। तो हम क्या करते हैं, जो उनके कैरेक्टर्स होते हैं ना उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिज्म है, ये ब्लू कलर का है, ब्लैक कलर का है, इसकी 4 टांगे हैं, ठीक है, इसकी मूछें हैं, इसके दांत जो है लंबे लंबे हैं, ठीक है। इस तरह से हम डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो है उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब आइडेंटिफाई करने के लिए के बाद हम उनका नाम दे देते हैं। तो जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको नाम देंगे, उसका नाम नेमिंग कर देंगे, नोमेनक्लेचर बोलते हैं इसको। अब जो नाम देने का तरीका ऐसा नहीं होता कि हमारे मम्मी पापा को पसंद आया ऐसे ही उनको भी पसंद आया तो उन्होंने दे दिया। इसका ना इंटरनेशनल सिस्टम है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में 2 है इसके इंटरनेशनल सिस्टम। पहला सिस्टम है इंटरनेशनल, और ये पहला दूसरा ऐसा कुछ नहीं है, बस हमने दे दिया है कि 2 सिस्टम है। ये है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN, ये है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो जो है, जो हम बॉटनी से रिलेटेड यानी प्लांट से रिलेटेड कोई भी नोमेनक्लेचर करते हैं वो इसके थ्रू करते हैं, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और जो हम एनिमल्स का नेमिंग करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, वो करते हैं हम इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर से। तो ये ही इसमें दिया हुआ है। जब आप लाइन टू लाइन इन बिटवीन लाइन्स पढ़ेंगे इसमें NCERT में, तो आपको लगेगा कि जितना भी मैंने अभी तक बताया है वो सब इसमें इन बिटवीन लाइन्स है, ठीक है। तो इसको इन बिटवीन लाइन पढ़ लेंगे हम। अब देखो एक साइंटिस्ट आए हमारे जिसका नाम है कार्लस लीनियस। इन्होंने जो है हमें बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर बताया, ठीक है। बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर जिसके जैसे किसी नाम से पता लग रहा है, बाई मतलब 2, यानी कि नाम में कुछ 2 का फंडा है। तो 2 नाम होते हैं इसमें, एक नाम होता है जेनरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट नेम। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिका का। देखो इसमें दिया हुआ है ये मैंगीफेरा इंडिका। तो जो पहला वाला है ये जेनरिक नेम है और जो दूसरा वाला है ये स्पेसिफिक एपिथेट है। तो इस तरह से बायोनोमेनक्लेचर है। अब देखो क्या हम इसी तरीके से लिख दें, इसका कोई रूल वगैरह है? तो हाँ, इसका रूल है। तो इसके 4 रूल बेसिकली बताए हुए हैं कि किस तरह से इसका हमें नोमेनक्लेचर करना है। पहला जो वर्ड, ये जो वर्ड्स हैं इन्हें लैटिन ओरिजिन के होने चाहिए। और बाई चांस मान लो ये लैटिन ओरिजिन के नहीं है, ये किसी और ओरिजिन के हैं, किसी और भाषा के ओरिजिन के, तो फिर इसे लैटिनाइज किया जाएगा, ठीक है, और उनको फिर इटैलिक में लिखा जाएगा। ये पहला रूल है इसका, ठीक है। अब जो उसका फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस होता है, और जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है। जैसे मैंने बता दिया, ये मैंगीफेरा जीनस हो गया और इंडिका क्या हो गया, स्पेसिफिक एपिथेट हो गया, ठीक है। जब इसको हम हैंड रिटन लिखते हैं तो हैंड रिटन अगर हम लिखेंगे तो इसमें अलग अलग हम अंडरलाइन करेंगे, दोनों में, जीनस में अलग अंडरलाइन करेंगे और स्पीसीज में अलग अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और अगर प्रिंट कर रहे हैं तो फिर हम इटैलिक में प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो जो, और इसका जो आप ये देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो ये जीनस का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, लेकिन जो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर है वो क्या है,
स्मॉल है। तो ये ध्यान रखना है कि जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा और जो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होगा। तो ये 4 रूल है जो हमें फॉलो करने हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर में। अब देखो इस बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हम एक थोड़ा सा और है इसमें कि इसमें ना हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मैंगीफेरा इंडिका लीनियस। अब यहाँ पे लिन जो है वो एब्रिविएशन फॉर्म है लीनियस की, कि लीनियर ने फर्स्ट से डिस्क्राइब किया था इसलिए हमने लिख दिया मैंगीफेरा इंडिका लीनियस। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जब हमने इसको नेमिंग कर ली, नोमेनक्लेचर कर लिया, तो फिर हम जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म होंगे और जो डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें हम अलग कैटेगरी में लिखे रखेंगे, और जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें हम सेम कैटेगरी में रखेंगे। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर क्लास में हम लिखेंगे, और जिस तरह से उनके कैरेक्टर के बेसिस पर कि जो कैरेक्टर्स जो है वो उनकी सिमिलरिटी हैं या डिसिमिलरिटी हैं, इसके बेसिस पे अगर हम कोई कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम करते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन एक्चुअली में क्या है, प्रोसेस है बाय विच हम किसी को भी ग्रुप करते हैं कन्वीनियंट कैटेगरी में बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो हम इस बेसिस पे डिफरेंट को रिकॉग्नाइज करके एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जो है उसको रख देंगे, ठीक है। और पर्टिकुलर टैक्सोन में उनको डिवाइड कर देंगे। एक्चुअली में जो टैक्सोन है वो सिंगुलर टर्म है और जो टैक्सा है वो प्लूरल टर्म है। कहीं कहीं में टैक्सा भूल जाता है, कहीं कहीं टैक्सोन, तो वो आप ध्यान रखिएगा कि जो टैक्सा है वो प्लूरल टर्म है और टैक्सोन जो है वो सिंगुलर टर्म है। तो डिफरेंट टैक्सोन में हम इनको डिवाइड कर देंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सारे ऑर्गेनिज्म जो है क्लासीफाई किए जाते हैं इनटू डिफरेंट टैक्सा, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। एक्चुअली में टैक्सोनॉमी है क्या, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, कि क्या प्रोसीजर चल रहा है उसमें, क्या प्रिंसिपल चल रहा है, उसके बेसिस पे हम टैक्सोनॉमी को हम क्या बोलते हैं। टैक्सोनॉमी इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। तो उसके हम इसमें डिफरेंट चीज़ें देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, फाइलोटैक्सी देखेंगे। तो डिफरेंट चीज़ें देखकर उनको हम डिफरेंट उसमें क्लासीफाई कर देंगे, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड, एक डेफिनेशन और आती है, दैट इज द सिस्टमेटिक्स। एक्चुअली में सिस्टमेटिक्स है क्या, तो सिस्टमेटिक्स एक्चुअली में नथिंग बट इट इज़ एन आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन है, सब इसी का फर्दर एलोबरेशन है। लेकिन एक्चुअली में इसमें दिया हुआ, तो एक बार देख भी लेंगे कि एक्चुअली में है क्या सिस्टमेटिक क्या है, कि टू नो अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी बट ऑल्सो रिलेशनशिप अमंग देम, कि ऑर्गेनिज्म और उनकी डाइवर्सिटी को हम तो देखते ही देखते हैं, लेकिन उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है उसको भी देखते हैं, और उसको सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। और सिस्टमेटिक्स एक्चुअली में कुछ नहीं है बल्कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन ही है। और एक जो सिस्टमेटिक्स के ऊपर ही एक बुक लिखी थी कार्लस लिनियस ने, उसकी बुक का नाम था सिस्टम नेचुरा, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सिस्टम नेचुरा उनकी बुक का नाम था। लेकिन एक चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मोस्टली पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, कि जो कार्लस लिनियस था उसने अपनी नोमेनक्लेचर जो है कौन सी बुक में दिया था। तो क्योंकि हम एनसीईआरटी में सिस्टम नेचुरा पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हम इस पर टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी एक बुक थी स्पीसीज प्लांटेरम, उसमें उन्होंने नोमेनक्लेचर पहली बार बताया था। तो ये याद रखेंगे, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई ईयर्स में, ये जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट। आगे चलते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मेरी स्पीड तेज है या आप लोग ट्रेन कैच कर पा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को वहाँ तक देखें जहाँ तक समझ में आ रही है, फिर उसको रिपीट कर लें, ठीक है। और वहीं तक देखें जहाँ तक समझ में आ रही है, फिर उसको एक बार रिवाइज करने के बाद एनसीईआरटी से फिर उसको नेक्स्ट लें। जो भी पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड वो मैं एक भी नहीं छोड़ रही हूँ, सारे बता रही हूँ, लेकिन थोड़ा फास्ट करा रही हूँ ताकि, क्योंकि अभी मिड आ गया है सेशन, तो मिड सेशन में आपको भी ये है कि जल्दी चैप्टर हो जाए जिससे कि उनका रिविजन अच्छे से हो जाए। इवन दो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर दोबारा वीडियो बना दूंगी इन डिटेल। तो नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज नथिंग बट ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट होता है ये कैटेगरीज का, ठीक है, डिफरेंट टैक्सोन में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हायरार्की बेसिस पे होता है। हायरार्की बेसिस पे होता है कि मतलब जैसे मान लो स्पीसीज है वो सबसे छोटी लेवल पे आती है हायरार्की, ये जो टैक्सोन है सबसे छोटी स्पीसीज पे आता है, फिर जो है इंक्रीज होती रहती है टैक्सोन, और किंगडम तक पहुंचते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे टैक्सोन, जैसे जैसे इनकी कैटेगरी इंक्रीज होती है ना, तो जो सिमिलरिटी होती है वो डिक्रीज होती है। कैटेगरी इंक्रीज होती है, सिमिलरिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और डिफरेंसेस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। यानी कि सबसे छोटी जो हायरार्किकल लेवल पे जो टैक्सोन है उसमें ज़्यादा सिमिलरिटी मिलेंगी, और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाए डाइवर्सिटी बढ़ती रहेगी और सिमिलरिटी घटती रहेगी, ठीक है।
अब हम इसके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के बारे में जानेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं स्पीसीज से। तो स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी होती है, जैसे कि हमने मैंगीफेरा इंडिका में बताया था कि जो मैंगीफेरा है ये जीनस है और इंडिका है जो स्पीसीज है। देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नेम्स आर आल्सो गिवन, जैसे कि सोलेनम ट्यूबरोसम दिया हुआ है। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो को बोलते हैं। अब देखो सोलेनम क्या है, सोलेनम क्या है, जीनस है, और ट्यूबरोसम क्या है, स्पीसीज है। तो सोलेनम ही जीनस की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज और मिलती हैं, जैसे कि सोलेनम नाइग्रम मिलता है, ठीक है, जैसे इसको बोलते हैं ब्लैक नाइट सेड। और सोलेनम मेलेनोगेना मिलता है, इसको बोलते हैं एग प्लांट या ब्रिंजल। तो ब्रिंजल या एग प्लांट का नाम है ये। तो लेकिन जीनस तो इनका सेम है सोलेनम, लेकिन इनकी स्पीसीज डिफरेंट है, तो कैरेक्टर्स भी क्या हो गए, इनके डिफरेंस हो गए। जैसे कि पैंथेरा लियो है ये, ठीक है, पैंथेरा लियो है, पैंथेरा पार्डस होता है, पैंथेरा टिग्रिस होता है। तो इनकी स्पीसीज तो जीनस तो सेम है, लेकिन स्पीसीज डिफरेंट है। स्पीसीज डिफरेंट होने से क्या हुआ, इनमें डिसेबिलिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। जैसे होमोसेपियंस दिया हुआ है, तो सेपियंस क्या है, स्पीसीज। तो स्पीसीज के बेस पे जो है ज़्यादा सिमिलरिटीज मिलती है, और जैसे ही हम जीनस की तरफ जाते हैं तो थोड़ी सी सिमिलरिटीज जो है वो कम हो जाती हैं और डिससिमिलरिटीज जो है वो बढ़ जाती हैं। जैसे हमने अभी अभी पढ़ा था पैंथेरा के बारे में कि पैंथेरा लियो लायन को बोलते हैं, पैंथेरा पार्डस लियोपर्ड को बोलते हैं, और पैंथेरा टिग्रिस टाइगर को बोलते हैं, ठीक है। इनका जीनस जो है वो पैंथेरा है, ठीक है। तो इनमें कुछ सिमिलरिटीज तो मिलती है, लेकिन स्पीसीज के बेसिस पे हम जाएंगे तो थोड़ी डिसिमिलरिटीज भी हो जाती हैं। लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो कुछ सिमिलरिटीज इनमें मिलती हैं। तो इनका जीनस सेम होता है। जैसे हमने सोलेनम के बारे में पढ़ा था, सोलेनम नाइग्रम पढ़ा था हमने, सोलेनम मेलेनोगेना पढ़ा था हमने, सोलेनम ट्यूब्रोसम पढ़ा था हमने, पोटैटो, ब्लैक नाइट सेड और एग प्लांट, ठीक है। तो ये है। और जैसे कि फेलिस जो है वो कैट कैटेगरी से, अब आगे हम, अभी तो ये जीनस चल रहा है, ठीक है, अब फैमिली में हम जाएंगे तो ये जो फेलिस है वो पैंथेरा, ये जो लायन एंड लियोपर्ड और टाइगर और कैट्स की फैमिली एक ही हो जाएगी, फेलिडी फैमिली हो जाएगी, ठीक है। अब फेलिडी फैमिली जो होती है, फेलिडी फैमिली, ठीक है, वो कैट के लिए होती है, और कैनिडी फैमिली जो होती है वो डॉग के लिए होती है, ठीक है। तो फैमिली में डिफरेंस हो जाएंगे अलग अलग। अब जैसे कि ये सोलेनम है, पिटूनिया और धतूरा जो है वो एक ही फैमिली में प्लेस किए जाते हैं, सोलेनिएसी फैमिली में। तो कुछ कुछ कैरेक्टर्स जो हैं इनके सिमिलर हैं। अब फैमिली के ऊपर कौन सी आता है, तो फैमिली से ऊपर आता है ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्डर में आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो फैमिली होती है, जैसे कि मान लो कोई भी फैमिली है, कॉन्वोल्वलेसी फैमिली और सोलेनिएसी फैमिली, एक ही ऑर्डर पोलिमोनियल्स में रखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट मैमल्स हैं वो एक ही स्पीसीज में रखे, वो एक ही ऑर्डर में रखे जाते हैं। प्राइमेटा जो है डिफरेंट डिफरेंट एक ही ऑर्डर में रखा जाते हैं, चाहे उनकी फैमिली डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे इसको कैरेक्टर्स के बेसिस पे। ऑर्डर के बाद आती है क्लास। तो क्लास में क्या है, इससे ऊपर जो ऑर्डर से ऊपर थोड़े कैरेक्टर्स मिलेंगे, लेकिन कुछ डिसिमिलरिटीज भी मिलेंगी। जैसे कार्निवोरा हमने बताया कि ये जो टाइगर, कैट, डॉग, देखो अब इनकी फैमिली डिफरेंट थी। कैट की कैनेडी फैमिली थी, सॉरी, कैट की फेलिडी फैमिली थी, और डॉग की कैनेडी फैमिली थी, और टाइगर की कैट के से रिलेटेड फैमिली थी। लेकिन अब ये सारे क्या एक ही क्लास में आ गए, मैमिलिया क्लास में आ गए, ठीक है। और मैमिलिया क्लास में प्राइमेटा भी आते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर जो मिलकर जो है इन सेम इसमें आ गए, ठीक है, इसमें क्लास में आ गए। और ऐसे ही जो बहुत सारी क्लासेस हैं वो मिलकर किस में आ जाएंगी, एक फाइलम में आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि क्लास इंसेक्टा है, मेमिलिया है, ये सारी किस में आ जाएंगी, फाइलम में आ जाएंगी। आर्थ्रोपोडा है, ये सारी किस में आ जाएंगी, फाइलम में आ जाएंगी। तो फाइलम, फिर फाइलम के ऊपर होता है किंगडम, सॉरी ये कोर्डेट्स में आएंगे, मैंने गलत बोल दिया। कोर्डेट्स, जैसे मान लो कोर्डेट्स हो गया एक फाइलम, तो ये कोर्डेट्स जितने भी कोर्डेट्स हैं वो किस में आ जाएंगे, जैसे कि एव्स है, रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, एम्फीबियन है, ये सारे किस में आ जाएंगे, कोर्डेट्स में आ जाएंगे। तो ये फाइलम एक होता है। फाइलम से ऊपर होती है किंगडम, यानी कि जितने भी फाइलम है टोटल वो किंगडम में आ जाएंगे। तो ये इस तरह से जो है इनकी हायरार्की होती है। किंगडम सबसे हायर कैटेगरी होती है, सब उससे नीचे कैटेगरी होती है फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज। इसको याद करने का तरीका है, मिनेमोनिक फॉर्म में आप याद कर सकते हो। कीप पोट्स क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। एक बार फिर से बता रही हूँ, कीप पोट्स क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो इस तरह से मिनेमोनिक बना के आप याद कर सकते हो, ईजी होते हैं लर्न करने में और याद रहता है इससे। तो नेक्स्ट हम करेंगे, अब देखो ये एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखोगे कि इसमें कॉमन नेम दिए हुए हैं, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट। तो हम इसे हॉरिजॉन्टल वे में इसको पढ़ेंगे ऐसे।
तो देखो मैन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो होमोसेपियंस है। अब देखो ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि कार्लस लिनियस ने भाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है, तो ये होमो क्या हो गया, जीनस हो गया, और सेपियंस क्या हो गई, स्पीसीज। तो इसके नाम से ही हमें पता लग जाएगा जीनस और स्पीसीज का। अब फैमिली क्या है, फैमिली भी इससे मिलती जुलती है, होमिनिडी है, ठीक है। ऑर्डर याद करना पड़ेगा इसका, प्राइमेटा, और क्लास मैमेलिया, ठीक है। देखो मैमेलिया क्लास में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कैरेक्टर्स की, भाई जिसकी एक्सटर्नल ईयर्स दिखाई देते हैं ना और हेयर होते हैं बॉडी के ऊपर, वो मैमेलिया क्लास का होता है। तो मैमेलिया क्लास इजीली बताओगे, और कोर्डेटा क्योंकि इनमें कोर्डेट्स होता है, तो ये दोनों बड़ा आसान है, ये प्राइमेटा और ये आपको याद करना पड़ेगा। तो होमोसेपियंस स्पीसीज, जीनस क्या हो गया होमो, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, और फाइलम क्या हो गया कॉर्डेट्स। अब हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का नाम है मस्का डोमेस्टिका। अब देखो इसके नाम से ही पता लग गया कि मस्का तो क्या है, जीनस, और डोमेस्टिक क्या क्या है, स्पीसीज। और देखो फैमिली भी इससे मिलती जुलती है, मस्किडी, और ऑर्डर क्या है इसका, डिप्थेरा, और क्योंकि पता है कि हाउस फ्लाई क्या है, इंसेक्ट, तो क्लास क्या हो गई, इंसेक्टा, और ऑर्डर इसका फाइलम क्या हो गया, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब देखो डिवीजन जो है ये प्लांट के लिए यूज होता है, जो फाइलम है ये किसके लिए यूज होता है, एनिमल के लिए यूज होता है। तो अब हम आगे डिवीजन बोलेंगे क्योंकि प्लांट आ रहे हैं। अब मैंगो जो है, मैंगीफेरा इंडिका हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। मैंगीफेरा क्या हो गया, जीनस, और इंडिका क्या हो गया, स्पीसीज। फैमिली क्या है इसकी, एनकारिडिएसी, ठीक है। ऑर्डर क्या है इसका, सेफनीडेल्स। अब देखो डाइकोटिलिडन क्या है और मोनोकोटिलिडन, ये बड़े आसानी से पता लग जाता है, जिसके 2 डाइकोट होते हैं। इसके अलावा भी जब मैं आपको मॉर्फोलॉजी बताऊंगी उसमें बताऊंगी कि जो स्लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है ना, रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसमें जो है डाइकोट होता है, और जिस भी लीफ में पैरेलल वेनिशन होता है उसमें मोनोकोट होता है। तो इन नाम से भी पता लग जाते हैं इनके कि मोनोकोटिलिडन क्लास से है या डाइकोटिलिडन क्लास से है। तो ये बड़ा आसान है डाइकोटिलिडन याद करना, और एंजियोस्पर्म ही होते हैं मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन। तो ये डिवीजन भी याद करना बड़ा आसान है, बस इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये फैमिली एनकार्डिएसी और ऑर्डर सेफनीडेल से मिलता है। वीट जो है ट्रिटिकम एस्टिवम। अब ट्रिटिकम जीनस हो गया, एस्टिवम क्या होगी इसकी स्पीसीज, फैमिली क्या होगी पोएसी, और ऑर्डर क्या हो गया पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडन, और डिवीजन एंजियोस्पर्मा। तो इसको याद कर लीजिएगा, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ चीज़ें तो हमें उसके नाम से ही पता लग जाती हैं, नाम को देखकर ही पता लग जाती हैं। 1-2 चीज़ें जो याद करनी है तो इस टेबल को जरूर याद कीजिएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब टैक्सोनॉमिक एड्स, अब तक हमने क्या पढ़ा है, अब तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स पढ़ ली, ठीक है। हमने टैक्सोन पढ़ लिया, डिफरेंट की कितनी कैटेगरीज में उन्हें डिवाइड किया है। अब किसकी हेल्प से हम ये सब करते हैं, तो वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स की हेल्प से हम करते हैं। ये रिसोर्सेज होती हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है। और बहुत जरूरी, देखो करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए इंटेंसिव लेबोरेटरी और फील्ड स्टडी चाहिए। और वो कैसे होती है, जो कलेक्शन होता है एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज का, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। इनके बगैर तो हो ही नहीं सकता, अगर ये नहीं होंगे तो ये प्राइम सोर्स है। और इन सोर्स को हम कैसे अवेलेबल कराएंगे फंडामेंटल स्टडीज़ के लिए, तो ये सब चीज़ें हमें आगे दी हुई हैं। तो पहला है हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स, हर्बेरियम। अब देखो हर्बेरियम में क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें याद रख लीजिए कि ये स्टोर हाउस है। तो इसमें हम कोई भी प्लांट स्पीसीज को ड्राई करेंगे, प्रेस करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। सबसे पहले तो ये प्लांट स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए हर्बेरियम, सिर्फ एनिमल स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है। दूसरा इसमें याद रख लो DPP, ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड, ठीक है। और इसे सीड्स के ऊपर अरेंज किया जाता है। किसके ऊपर अरेंज किया जाता है, सीड्स के ऊपर। यानी कि ये जो होता है डेड होता है, लिविंग जैसा इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। नॉन लिविंग चीज़ें, मतलब ये डेड होने के बाद लिविंग चीज़ों को रखा जाता है, ठीक है। तो लाइफ नहीं होती इसमें, डेड, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व होता है, ठीक है। डेड होता है ये, ठीक है। कुछ भी लिविंग नहीं होता है यहाँ पे, मरा हुआ होता है सब कुछ, और प्लांट के लिए होता है, ठीक है। इस तरह से देखो इसमें एक दिखाया हुई है पिक्चर की, इस तरह से उनको स्टोर करके रखते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो रहा है कि इसमें क्या क्या लिखते हैं हम लोग, सीट्स पे क्या लिखते हैं हम, तो सीट पे हम लिखते हैं डेट, लिखते हैं किस डेट को हमने कलेक्ट किया है, प्लेस लिखते हैं कहाँ से कलेक्ट किया है, इंग्लिश नेम उसका, लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर नेम, ये सब लिखते हैं हम उसमें, ठीक है। और उस सीट्स पे रख के उसको प्रिजर्व कर देते हैं। तो ये होता है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम में मैंने क्या बताया था, DBP, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड। और किसका, सिर्फ प्लांट का। प्लांट के अलावा किसी और स्पीसीज के बारे में, हर्बेरियम के बारे में बात नहीं करेंगे। चलो अब बॉटनिकल गार्डन, ये लिविंग होते हैं भाई, हाँ लिविंग चीज़ें होती हैं, ठीक है। जहाँ पे भी हर्बेरियम आ जाए यानी कि वहाँ पे डाइड है,
और जहाँ बॉटनिकल गार्डन है यहाँ भी लिविंग है। तो इसमें क्या होता है, लिविंग प्लांट्स को रखते हैं बॉटनिकल गार्डन में, लिविंग स्पीसीज को रखते हैं। और जो बॉटनिकल गार्डन है उसमें जो फेमस बॉटनिकल गार्डन है वो है एक बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में, और दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं इंडियन बॉटनिकल गार्डन का है हावड़ा कलकत्ता, ठीक है, इंडिया के अंदर। और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, लखनऊ इंडिया में। तो ये नाम भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो आपको टिक करने के लिए ऑप्शन दे दिए होंगे। तो लखनऊ और इंडिया, मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इंडियन और नेशनल में, तो इंडिया आई और एच याद कर रखना कि IH यानी कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन जहाँ आई से शुरू होता है तो हावड़ा में है, और नेशनल NL याद रखना कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ इंडिया में है, ठीक है। अब देखो म्यूजियम तो देखो म्यूजियम जो है, ठीक है, इसमें भी जो है डेड ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं। इसमें भी क्या है, स्पेसिमेंस रखे जाते हैं, किसमें, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखे जाते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं, उन्हें प्रिजर्व करके रखते हैं ड्राई स्पेसिमेंस को। इंसेक्ट्स को कैसे रखते हैं, कलेक्टिंग, किलिंग और पिनिंग। इंसेक्ट कैसे रखते हैं, CKP, ठीक है, कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग करके, ठीक है। और जो एनिमल्स रहते हैं उनके अंदर से उनका सारा मटेरियल निकाल देते हैं, उनको स्टफ कर देते हैं और उनको प्रिजर्व करके रख देते हैं। तो इसमें भी म्यूजियम में भी है कि इसमें भी लिविंग नहीं होता है, डेड होता है ये भी, ठीक है। और इससे पहले हमने जो पढ़ा था बॉटनिकल गार्डन वो लिविंग होता है। तो इस तरह से हम याद रखें कौन सी नॉन लिविंग चीज़ें वो की फॉर्म में रखे जाते हैं, कौन सी लिविंग फॉर्म की चीज़ में रखे जाते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें जूलॉजिकल पार्क। जू में तो आप सब लोग गए होंगे कभी ना कभी घूमने के लिए, तो वही है जूलॉजिकल पार्क। तो इसमें नेचुरल हैबिटेट में रखा जाता है और ह्यूमन केयर के साथ, मतलब यहाँ पे एनिमल अकेले नहीं रहते, उनको फूड वगैरह जो कौन प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमन प्रोवाइड करते हैं। एक एनवायरनमेंट, ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है जहाँ से जो मैन है, ह्यूमन जो है उसको ऑब्जर्व कर सकता है। कंजस्टेड प्लेस में रखा जाता है, ठीक है। उनको उनके ऊपर नहीं छोड़ा जाता, जैसे कि गार्डन्स में छोड़ दिया, जिस जूलॉजिकल गार्डन या बॉटनिकल गार्डन में छोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं रखा जाता। तो ये जो है ह्यूमन केयर के अंडर होते हैं। तो ये भी थे। और लास्ट जो टॉपिक है वो आपका इसमें है की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड है। इसमें क्या होता है, की में 2 कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो आपके पास ब्लैक कलर का पेन है, पॉइंट पेन है, तो हम उसमें बोलेंगे कि आपके पास ना ब्लैक कलर का पेन है। अब इसको कोई दूसरा आइडेंटिफाई करेगा, तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, तो वो बोलेगा ब्लैक कलर का पेन है या ब्लू कलर का पेन है। तो एक लीड को चुनना पड़ेगा आपको। तो आपके पास तो ब्लैक कलर का पेन है, तो आप किसको बोलोगे कि ब्लैक को राइट बोल दोगे और ब्लू को गलत बोल दोगे। तो ये जो ब्लैक और ब्लू था इसको बोलते हैं कपलेट, ठीक है। पेयर में रहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें की क्या होती है, एक्चुअली में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स रहते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और वो पेयर में रहते हैं जिसे हम बोलते हैं कपलेट, ठीक है। चॉइस से हमें एक ऑप्शन को चूज करना पड़ता है, दोनों में से अपोजिट ऑप्शन में से एक को चूज हमें करना पड़ता है, ठीक है। और एक को हमें रिजेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे हमने इसको रिजेक्ट कर दिया तो इसको बोलते हैं लीड, यानी कि हमें लीड मिल गई। अब हमें पता लगे कि ब्लैक कलर का तो है, फिर हम बोलेंगे पॉइंट पेन है या निब वाला पेन है, यानी कि फिर से हमने 2 कैरेक्टर दे दिए जिसके जो नेचर है वो कंट्रास्टिंग है, ठीक है। फिर से हम उसमें बोलेंगे भाई नहीं ये तो पॉइंट पेन है, तो उसमें से एक कट गया तो दोबारा हमें लीड मिल गई, तो उसको बोलते हैं लीड। तो इस तरह से की होती है। की के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कैरेक्टर्स क्या है और उसी के बेसिस पे हम उसे पर्टिकुलर कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा इसमें एक टॉपिक और दिया हुआ है, दैट इज द फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है, ठीक है। फ्लोरा क्या होता है, कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ गिवन एरिया। गिवन एरिया में एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट जो है किसका और डिस्ट्रीब्यूशन किसका, प्लांट का। तो फ्लोरा सिर्फ हमें प्लांट के बारे में बताएगा, ठीक है। फोना हमें, फोना FAUNA, फोना हमें एनिमल्स के बारे में बताता है, फ्लोरा हमें प्लांट्स के बारे में बताता है। अब मैनुअल्स क्या है, ठीक है। तो मैनुअल्स क्या है, मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। किसी भी एरिया में किसी स्पीसीज के नेम को आइडेंटिफाई करना मैनुअल कहलाता है। मोनोग्राफ क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही प्लांट स्पीसीज के बारे में बताएंगे पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। मतलब मोनो मतलब एक टैक्सोन के बारे में बता रहे, तो ये क्या हुआ, मोनोग्राफ हुआ। कैटलॉग क्या हुआ, कैटलॉग है रिकॉग्नाइजिंग स्पीसीज बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप, बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम किसी भी स्पीसीज को रिकॉग्नाइज कर दें, उसको हम कैटलॉग की फॉर्म में जो है कलेक्शन रखते हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज द कैटलॉग। तो ये था पूरा चैप्टर
जो हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, द लिविंग वर्ल्ड, और इस यूनिट का ये पहला चैप्टर था। बाकी के 3 चैप्टर और हैं, वो भी हम फर्दर करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। स्टिल इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड काइंडली लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू।